Welcome to chapter number 2, solutions. In this chapter, we have studied different 4 types of colligative properties. Okay. आपने पढ़ा था colligative property में पहली थी relative decrease in vapor pressure. दूसरा था boiling point elevation. तीसरा था freezing point depression. एंड फोर्थ पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हमारा टॉपिक भी वही है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बताऊं तो इन एवरीडे लाइफ there are so many phenomena which is based on osmosis. एवरीडे लाइफ में बहुत सारी फिनोमिना ऐसी होती है जो ऑस्मोसिस पर डिपेंड होती है। पहली फिनोमिना रो मैंगोस, मतलब जिसको कच्ची कैरी कहते हैं। रो मैंगोज श्रीवेल का मतलब है वो श्रिंक हो जाती है। when we are making pickle, okay, when pickled in brine solution, okay, brine solution का मतलब है salty solution। तो जब भी आप कच्ची कैरी को ब्राइन सॉल्यूशन में रखते हो तो कुछ समय बाद थोड़े ही दिनों में आप देखोगे तो रो मैंगोस की जो स्लाइस होती है वो पतली हो जाती है, क्योंकि रो मैंगो श्रिंक हो जाती है, इट विल श्रिवेल। इसका रीजन क्या? ऑस्मोसिस। कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं। ओके, इतना ही नहीं, दूसरा एग्जांपल देखेंगे। व्हेन विल्टेड फ्लावर मतलब मुरझाया हुआ फूल, अगर उसको पानी के अंदर रखोगे सो हम कह सकते हैं कि इट रिवाइव्स। ओके, इट रिवाइव्स का मतलब है वो नया फूल की तरह लगता है। मुरझाए हुए फूल को पानी में रखोगे तो वो ताजे माजे फूल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ऑस्मोसिस। इतना ही नहीं, अगर ब्लड सेल्स अगर उनको वाटर में ऐड किया जाए तो ब्लड सेल्स को वाटर में जैसे ही ऐड करोगे तो वो स्वेलो हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वो फट भी जाते हैं। उसी ब्लड सेल को अगर सलाइन वाटर में मतलब सॉल्टी वाटर के अंदर रखोगे तो इट अंडरगोज कोलैप्स। ओके, वो फट जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोसिस। आपको पता होगा कि कोकोनट ट्री, अब कोकोनट ट्री है उसके रूट्स में पानी होता है जो ग्राउंड वाटर से उसे मिलता है कोकोनट ट्री को। लेकिन ये कोकोनट ट्री जो है वो अपनी 60 फीट हाइट होती है, 40 to 60 फीट। उस कोकोनट ट्री के ऊपर भी जो आपको मिलता है फ्रूट जिसको हम कोकोनट बोलते हैं, उस कोकोनट में बच्चों पानी कहां से आया? समझ रहे हो ना? So when coconut tree absorbs water from ground and this water is traveled towards its coconut fruit. So this all the phenomena are showing osmosis process. तो हम आज प्रूव करेंगे कि ये सभी प्रोसेस ऑस्मोसिस की होती है। सबसे पहला, कच्चे आम को अगर आप अथाना बनाओ, दैट मीन्स सॉल्टी वाटर में रखोगे तो वो श्रिंक हो जाते हैं। मुरझाया हुआ फूल पानी में रखो तो वो नया फूल बन जाता है। कैरेट जो है वो अगर मुरझा गया है कैरेट, उसको भी पानी में रखो तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, जैसा था वैसा ही। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पानी में स्वेलो हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, और सलाइन वाटर में वो श्रिंक हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा, आज ही एक्सपेरिमेंट करना, एक
बाउल लेना, उसमें पानी भरना, और घर में आपके पास होगी ड्राई फ्रूट में ग्रेप्स, तो ड्राई ग्रेप्स जो है उसको रात में रख देना, सुबह देखोगे तो आपको लगेगा नए ट्री में से आई हुई फ्रेश ग्रेप्स जैसा है। तो ये सभी ऑस्मोसिस की ही फॉर्मूला है और वो हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो साइंटिस्ट ने इन सभी फिनोमिना को ध्यान से देखा तो पता चला कि इन सभी फिनोमिना के पीछे एक स्पेसिफिक वॉल या फिर लेयर है। बराबर, इन सभी फिनोमिना में जैसे कोई कच्चा आम है तो उसकी सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, अगर विल्टेड फ्लावर है तो उसकी वेजिटेबल सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड सेल है तो इस सेल की वॉल रिस्पॉन्सिबल है, ये ट्रीज है तो उसमें भी वेजिटेबल सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने देखा कि इन सभी फिनोमिना में स्पेसिफिक वॉल रिस्पॉन्सिबल है, स्पेसिफिक वॉल, और ये जो स्पेसिफिक वॉल है इसे कहते हैं बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। It is known as semi-permeable membrane. This type of semi-permeable membranes are present naturally also as well as artificially we can make it. So what is semi-permeable membrane? अगर मैं नेचुरल सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहले आएगा वेजिटेबल, सबसे पहले आएगा बच्चों वेजिटेबल और एनिमल सेल वॉल। आप अपने मुंह से पानी पीते हो लेकिन पसीना पूरे बॉडी में आता है, इसका रीजन है वेजिटेबल और एनिमल सेल वॉल, एनिमल सेल वॉल। उसके बाद ब्लेडर, सभी एनिमल्स की ब्लेडर जिसको बोलते हैं मूत्राशयनी कोथरी। जनरली एनिमल ब्लेडर्स आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिससे फिल्ट्रेशन होता है और ब्लड प्योरीफाई होता है। इसके साथ साथ पार्चमेंट, parchment is also natural semi-permeable membrane. Now we can say that synthetic semi-permeable membrane, उसकी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें बोला है सेलोफेन, सेलोफेन करके एक पेपर आता है, वो है सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और याद रखना है बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सा है, so must remember Cu2FeCN6। Cu2FeCN6 को कहा जाता है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। सो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, उसमें आएगा वेजिटेबल और एनिमल सेल वॉल, फिर पिग का ब्लेडर भी कहते हैं या कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स का ब्लेडर, पार्चमेंट पेपर। सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आएगा सेलोफेन पेपर, और आपकी बुक में नहीं है लेकिन ऐड कर देना, बहुत बार नीट में पूछा है कि भी बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सा है, तो उसका फॉर्मूला है Cu2FeCN6, पूरा नाम कॉपर फेरोसाइनाइड। क्लियर? So these are natural and synthetic semi-permeable membrane. Okay. तो ऐसे कैसे मेम्ब्रेन्स है जिसको बोलते हैं SPM। तो ऐसे कैसे मेम्ब्रेन्स है, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, वो सब हम देखेंगे। ओके, तो चलो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फर्स्ट लुक पे आपको कंटिन्यूअस शीट की तरह लगते हैं, जैसे आपका कोई पेपर हो बुक का। Initially, this semi-permeable membrane looks like simple continuous celluloid sheet. But if you observe microscopically, so it has network structure. अगर आप माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
Okay. In this network structure, they have submicroscopic holes. Submicroscopic holes. So you can understand this type of simple celluloid sheet has network structure, and due to this network it has a submicroscopic holes. नेटवर्क की वजह से उनमें सब माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं या फिर वॉइड्स होते हैं, और इन वॉइड्स में से, ये जो वॉइड्स है ना, उन वॉइड्स में से सिर्फ सॉल्वेंट के स्मॉल मोलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, बट सॉल्यूट के लार्ज मोलिक्यूल पास नहीं हो सकते. So this type of semi-permeable membrane has continuous structure or continuous sheet, but it has a network structure. In this network structure, it has submicroscopic holes or voids from which small size containing solvent molecule can only pass. Large size वाले solute molecule pass नहीं हो सकते. Okay, solute molecule cannot pass from this. और इसीलिए नाम दिया गया है टोटल परमिएबल नहीं, कहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली स्मॉल solvent particle can be passed, but larger solute particle cannot pass through it. This type of membranes are called semi-permeable membrane. उनको SPM कहा जाता है, semi-permeable membrane. तो चलो semi-permeable membrane का यूज करके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और समझेंगे व्हाट इज ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस, उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. आई एम टेकिंग अ वेसल. इन दिस वेसल वी आर पोरिंग वाटर मोलिक्यूल्स. हम इस वेसल में पहले सॉल्वेंट वाटर को ले रहे हैं. सो आई एम टेकिंग वाटर. ओके, सो टेक वाटर इन अ बीकर एट डिफाइनाइट टेम्परेचर. नाउ इन दिस सॉल्वेंट, मतलब यहां लिख देते हैं, इन दिस सॉल्वेंट वी आर टेकिंग थीसल फनेल. थीसल फनेल लेना है. थीसल फनेल એટલે सिंपल फनेल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. आप लेबोरेटरी में कोई चीज छोटी बॉटल्स में भरोगे तो जो फनेल यूज होती है उसे थीसल फनेल कहते हैं. So this thistle funnel is placed in solvent in a beaker. Okay, clear? And this thistle funnel is covered by semi-permeable membrane. उसके ऊपर ओपन सरफेस पर semi-permeable membrane का लेयर लगाया जाता है. Okay? And in the solution के मतलब in the thistle funnel you are taking a solution. आप thistle funnel के अंदर solution भरोगे जिसका लेवल सेम होगा. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप समझ सकते हो. डिफाइनाइट टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट लेना है, thistle funnel को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ढकना है. उसके ऊपर आपको मिलेगा ब्लैंक स्पेस जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है. बस इतना करना है. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट, आप कुछ समय बाद ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि धीरे धीरे सॉल्वेंट मोलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास होके सॉल्यूशन की साइड जाते हैं. सो स्लोली सॉल्वेंट मोलिक्यूल एंटर्स into the solution, and that's why some amount of solvent is transferred towards solution.
ओके, दिस वर्क इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हुई, सॉल्वेंट ऊपर गया, और सपोज कीजिए h जितनी हाइट सॉल्यूशन की बढ़ी, h जितनी हाइट बढ़ी, तो ये जो फिनोमिना आपने देखी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पास होना, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो याद रखिए, ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा? तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बच्चों ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इस ऑस्मोसिस, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूं। हमारी टेक्स्ट बुक ने इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन आप ये ऐड कर देना तो अच्छा रहेगा। तो डेफिनेशन ऐसी है कि इफ सेमी permeable membrane is placed between two different solutions, ऐसा भी लिख सकते हैं कि two solutions having different concentration, if semi-permeable membrane is placed between two solutions having different concentration, और solvent and solution, देखो यहाँ एक्सपेरिमेंट में आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया है। कभी कभार डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो तो भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे इफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is placed between two solutions having different concentration, और solvent and solution लिखेंगे the spontaneous, रिजल्ट ऐसा है the spontaneous flow of solvent starts from the solution having lower concentration to the solution having higher concentration. Spontaneous flow of solvent starts from the solution having lower concentration to the higher concentration, or from solvent to solution, this phenomena is called osmosis. उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो देखो डेफिनेशन देखो तो आपको लंबी लगेगी। टेक्स्ट बुक वालों ने 3 अलग स्टेटमेंट बना के ये लिख दिया है, लेकिन सभी का इंटीग्रेशन करके एक अच्छा डेफिनेशन ऐसा बनेगा। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वही सिंपल वर्ड्स में लिखना है। इफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is placed between two solutions having different concentration, or between solvent and solution, the spontaneous flow of solvent starts from the solution having lower concentration to the solution having higher concentration. This phenomena is known as osmosis. इसे osmosis कहते हैं। Okay, this phenomena is known as osmosis. तो याद रखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है।
और एक चीज आप याद रखिए, osmosis is only depending on concentration of solution but doesn't depend on nature of the solute कैसा है उसके नेचर पर कोई डिपेंडेंस नहीं है. It is only depending on concentration of the solution. और जो प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होती है उसे हम कहते थे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो ये ऑस्मोसिस वन टाइप ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ऐसा हम सोच सकते हैं. इसके साथ साथ टेक्स्ट में आप ऐड कर देना, क्योंकि इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं समझाया है. प्रश्न ये है, कब तक सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट रहेगा? तो याद रखिए, जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगी तब तक सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता ही रहता है. ओके, सो व्हेन इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस विल स्टॉप. तो एक बार फिर से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप सोचिएगा, याद रह जाएगी. एकदम सिंपल है. When a semi-permeable membrane is placed between two solutions having different concentration or solvent and solution, the spontaneous flow of solvent starts from the solution having lower concentration to higher concentration, or from solvent to solution. This phenomena is known as osmosis. Okay? चलो, ऑस्मोसिस के साथ साथ पढ़ेंगे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसे कहते हैं? ओके, ये हमारा प्रश्न है, समझते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशंस लेता हूं. देखिए, सपोज यहाँ मैंने दो वेसल को एक दूसरे से जोड़ा है. Okay, suppose these two vessels are close to each other. उन दोनों को एक दूसरे से मैंने जोड़ा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ा है. ओके, इन लेफ्ट साइड ऑफ वेसल हमने कहा वैसे कि पहले राइट साइड पे हम सॉल्वेंट लेते हैं और लेफ्ट साइड पे सॉल्यूशन, और दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ज्वाइन करें और दोनों सॉल्यूशंस पर पिस्टन रखेंगे. तो चलो, दोनों को अगर आपने नहीं जोड़ा है, सपोज आपने दोनों को सेपरेट रखा है, तब दोनों की सरफेस पर एटमॉस्फेयर का स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई होगा, जिसको कहते हैं पी एटमॉस्फेयर. ओके, दोनों की सरफेस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई किया जाता है, विच इज कॉल्ड पी एटमॉस्फेयर. ठीक है, जैसे ही दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? ऑस्मोसिस फिनोमिना के अनुसार द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्यूशन की ओर पास होता है. क्लियर? तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहां से सॉल्वेंट मोलिक्यूल पास होके सॉल्यूशन की साइड आना स्टार्ट कर देंगे, तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं. अब देखो, सपोज आपको इस फिनोमिना को रोकना है. अगर आपको इस फिनोमिना को रोकना है तो क्या करेंगे? तो जहां से सॉल्वेंट आ रहा है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं मिनिमम प्रेशर पाई लगाऊं तो इस
सॉल्वेंट के फ्लो को मैं रोक सकता हूं, और इसलिए जिस मिनिमम प्रेशर से आप ऑस्मोसिस फिनोमिना को रोक सकते हो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सीधा लॉजिक है, आप यहाँ देखिए तो समझ में आएगा। सी हियर, यहाँ से आ रहा है सॉल्वेंट मोलेक्यूल, आपको फिनोमिना स्टॉप करनी है तो उधर प्रेशर दोगे जहां से आ रहा है तो और जोर से पानी आएगा। लेकिन अगर जहां से वाटर मोलिक्यूल या सॉल्वेंट आ रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाओगे तो वाटर मोलिक्यूल्स नहीं आएंगे, वापस आएंगे। आना है, नहीं आने देना है, बराबर। तो वाटर passes from SPM, pressure is applied, water will be stopped। समझ गए? So water is coming, we can stop it, water is coming, we can stop it, coming, stopping। तो डिफाइनाइट टेम्परेचर पे जिस मिनिमम प्रेशर से हम ऑस्मोसिस की फिनोमिना रोक सकते हैं उस मिनिमम प्रेशर को कहते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो उस पर से डेफिनेशन बनेगी कि एट डिफाइनाइट टेम्परेचर द मिनिमम pressure which is required to stop the osmosis phenomena is known as osmotic pressure। उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। At definite temperature, the minimum pressure which is required to stop osmosis phenomena, it is known as osmotic pressure pi। Okay, and this pressure is always applied to solution having higher concentration। जिस solution में concentration higher हो उसी solution को प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, जितनी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना फ्लो ज्यादा होगा तो उतना प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस कम होगा उतना फ्लो कम होगा सॉल्वेंट का तो उतना कम प्रेशर देने को पड़ता है। तो याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डिपेंडिंग ऑन concentration of solution means number of particle, but it doesn't depend on nature of solute। वो solute कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है concentration of solution, और इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को कहा जाता है बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। So why osmotic pressure is colligative property? Because it depends on concentration of solution. It doesn't depend on nature of solute, and that's why it is known as colligative property। Now practically it is proved that at a given temperature osmotic pressure is directly proportional to molar concentration of solution। ऐसा प्रूव हुआ है कि osmotic pressure is directly proportional to molar concentration of solution। At a given temperature, osmotic pressure is directly proportional to molar concentration of solution। ठीक है, तो चलो हम अप्लाई करते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT। सीधा फॉर्मूला दिया है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देयर कम्स कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, जहां पे C को बोलते हैं मोलर
कॉन्सेंट्रेशन। 11th में आप पढ़े हो बच्चों, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोलारिटी इज कंसिडर्ड एज मोल पर लीटर। तो सी का फॉर्मूला होगा मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N2 बाय V। तो चलो यहाँ पे जो N2 बाय V है उसे वहां अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, we can say that pi is equal to N2 RT upon V। बराबर, C की जगह हमने रखा N2 बाय V। तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा पाई V इज इक्वल टू N2 RT। पाई V इज इक्वल टू N2 RT। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था बच्चों, उसमें हम पढ़े थे PV इज इक्वल टू NRT गैस के लिए। यही लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अप्लाई है। हम कहेंगे पाई V इज इक्वल टू N2 RT। इसके साथ साथ आप जानते हो कि भाई मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं वेट अपॉन मोलेक्युलर मास। सॉल्यूट के मोल नंबर को कहेंगे वेट अपॉन मोलेक्युलर मास। तो अप्लाई कर दें तो आएगा पाई V इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2। एंड फाइनली अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है पाई को, तो फॉर्मूला बनेगा W2RT अपॉन M2V। क्या आएगा फॉर्मूला? W2RT अपॉन M2V। क्लियर? तो ये है फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के दो फॉर्मूलाज आप कंपलसरी याद रखना। पहला फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT जो न्यूमेरिकल्स में आएगा। दूसरा है पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स पाई को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, W2 को कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 को कहते हैं बच्चों मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, V को कहते हैं वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, R is called gas constant and T is called absolute temperature which is always in Kelvin। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। तो फाइनली वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। इसके साथ साथ अगर हमें M2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना हो, M2 को, तो बच्चों M2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ M2 को तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगी। तो फॉर्मूला आएगा W2RT अपॉन पाई V। सो M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। So M2 is equal to W2RT upon pi V is the final formula of the theory। अब इसका फायदा क्या है उसकी मैं बात करूंगा। व्हाट इज द बेनिफिट बिहाइंड इट। जैसे आप में से कोई साइंटिस्ट है, बराबर, अक्षय को साइंटिस्ट बनाते हैं आज। अब अक्षय साइंटिस्ट है और उसने कहीं से भी कोई नया सब्सटेंस डिस्कवर किया,
तो कोई नया सब्सटेंस उसको मिला और वो केमिकल जो है वो पहली बार उसको देखने को मिला है, तो वो क्या करेगा, वो केमिकल क्या है डिसाइड करना हो तो सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ये सब ट्राई करेगा। लेकिन उस पूरी प्रोसेस में पहला स्टेप है फाइंड आउट मोलर मास। बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने ढूंढा था, उसमें भी पहला पॉइंट क्या था, मोलिकुलर वेट इज 78। तो कोई भी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करना हो ना, तो एक काम करो, ये एक्सपेरिमेंट कर लो, एक साइड सॉल्वेंट और दूसरी साइड अननोन सब्सटेंस का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जितना भी प्रेशर देके आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो, वो हुआ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप यहाँ पे रख दो पाई, वॉल्यूम आपने सॉल्यूशन बनाया है तो पता ही होगा, लेबोरेटरी का टेम्परेचर भी पता होगा, आर भी आप जानते हो, और कितना वेट सॉल्यूट का लिया था वो भी आपको पता है। तो आप अननोन सब्सटेंस का मोलर मास इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ओके, so this is 3 marks theory, explain what is osmotic pressure and derive its formula। तो याद रखिए यहां तक आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज का लास्ट और छोटा सा टॉपिक है कि व्हाई osmotic pressure method is best method, why osmotic pressure method is best method to find molecular mass of unknown substance। अननोन सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की मेथड क्यों सबसे बेस्ट मेथड है। तो मैं यहाँ आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाऊंगा बच्चों। पहला फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन is equal to molality upon molality plus 1000 upon m1, and delta T Facebook is equal to K Facebook into molality। Why this method is best? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चों कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में होती है, बाकी सभी में मोलालिटी उसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मोलारिटी मतलब कैपिटल M मेथड is more accurate method than molality। मोलालिटी से ज्यादा एक्यूरेट होती है मोलारिटी, पहली बात यह है। तो मोलारिटी सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर में है तो आपका एक्यूरेट मोलर मास मिलेगा। दूसरा रीजन कि भाई मैक्रो मोलेक्यूल्स जो होते हैं, मैक्रो मोलेक्यूल्स, ओके, जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीमर है ना नेचुरल, फिर सेलुलोज है, फिर स्टार्च है, या फिर पॉलीमर्स हैं, पूरी पॉली फैमिली। तो ये सभी मैक्रो मोलेक्यूल्स हुए जिसमें बहुत बड़ा मोलर मास होता है। तो ऐसे मैक्रो मोलेक्यूल्स के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज बेस्ट मेथड। क्यों? उसका रीजन है कि इनकी साइज बहुत बड़ी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम हो गए। जैसे कोई लिफ्ट में लिखा है कि 480 किलोग्राम इज पेलोड, उससे ज्यादा आएंगे तो लिफ्ट चढ़ेगी नहीं। तो 480 kg आपका बॉर्डर है तो 60 kg वाले कितने बच्चे जा सकते हैं उसमें से? 8 6 48। तो 8 बच्चे 60 kg वाले जा सकते हैं लिफ्ट में। 80 kg वाले 6 जा सकते हैं। 80 kg वाले कितने जा सकते हैं? 6। 12 kg वाले सिर्फ 4 ही जा सकते हैं। तो जितना मास बढ़ा उतनी क्वांटिटी कम हुई। वैसे ये सब मैक्रो मोलेक्यूल्स का मोलर मास ज्यादा होता है तो क्वांटिटी कम होगी। तो ऐसे मैक्रो मोलेक्यूल्स के सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं।
ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से उनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज और इंक्रीजमेंट सिर्फ 10⁻⁻⁴ केल्विन जितना है। सिर्फ कितना? 10⁻⁻⁴। तो आप खुद समझिए कि मैंने बॉइलिंग मेथड ली या फ्रीजिंग मेथड ली तो इतना कम चेंज पाया जाएगा, बराबर। जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट की मेथड ली तो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके सॉल्यूशन का 100.0001 केल्विन जितना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सोचो ना, इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू निगलिजिबल आएगी या टीएफ की भी निगलिजिबल आएगी, तो फिर एक्यूरेट मोलर मास आपको इस मेथड से मिलेगा नहीं। वी कैन नॉट गेट एक्यूरेट मोलर मास बाय दिस मेथड। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो खेल ही डाइल्यूट सॉल्यूशन का है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के सामने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखोगे तो आप समझ सकते हो कि स्पॉन्टेनियस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट की साइड। तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, इसमें बच्चों 10⁻² बार जितना परफेक्शन होता है, बराबर। 10⁻² बार जितना परफेक्शन है। तो ये मेथड अच्छी रहेगी। इतना ही नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज अकरिंग एट रूम टेम्परेचर। वो मेथड रूम टेम्परेचर की मेथड है, तो कोई फालतू का खर्चा नहीं, मेथड भी इजी होगी। लेकिन बॉइलिंग और फ्रीजिंग मतलब डेल्टा टीबी और टीएफ की मेथड जो होती है वो हायर और लोअर टेम्परेचर की मेथड है, टाइम जाता है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, सपोज आपको बोला गया कि भाई प्रोटीन का मोलर मास फाइंड कीजिए, तो डेल्टा टीबी मेथड ले ही नहीं सकते। जैसे आपको पूछा गया कि जो अंडा है, अंडे में एक एल्ब्यूमिन होता है, एक एल्ब्यूमिन, तो उसका मोलर मास फाइंड कीजिए। तो आप जैसे ही अंडे को 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाओगे वो ऑमलेट बना देगा। तो जितने भी प्रोटीन है 70 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर अनस्टेबल होते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया ना। तो हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर पे बाकी सब मेथड्स हैं। ये रूम टेम्परेचर की मेथड है, इसलिए फिजिबल भी है, कोई खर्चा भी नहीं, डाइल्यूट हो तो भी चले। तो इतने सारे अच्छे पॉइंट होने की वजह से कह सकते हैं कि फॉर मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is the best method for finding molecular mass of unknown substance. Okay.